बुलेटिन के आगाज में अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। निगरान वजीर आजम के तकर्रुर के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज के पास फैसले के लिए आज आखिरी दिन बाकी। दोनों के दरमियान फैसला कुन मुलाकात आज होगी। जी हां, फहरिस्त में शामिल नामों से ही कोई निगरान वजीर आजम बनेगा या कोई छुपा रुस्तम सबको हैरान कर देगा। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखते हैं। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान निगरान वजीर आजम की तकर्री के लिए 3 दिन की आईनी मुद्दत आज खत्म हो रही है। वजीर आजम शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज के पास फैसला मुलाकात आज होगी। वजीर आजम और अपोजिशन लीडर आज किसी फैसले पर ना पहुंच सके तो मामला पार्लिमानी कमेटी के पास चला जाएगा। स्पीकर और चेयरमैन सेनेट बाहमी मुशावरत से 8 रुकनी पार्लिमानी कमेटी तश्कील देंगे। कमेटी में हुकूमत और अपोजिशन अराकीन की तादाद बराबर होगी। कमेटी वजीर आजम और अपोजिशन लीडर की तरफ से दिए गए नामों पर ही मुशावरत करेगी। वजीर आजम और अपोजिशन लीडर की फहरिस्तों में शामिल इसाक डार, सादिक संजरानी, जलील अब्बास जलानी और हफीज शेख अभी तक फेवरेट समझे जा रहे हैं। तहम हुकूमती जराए ने दावा किया है कि अभी तक जो नाम सामने नहीं आए उनमें से भी कोई निगरान वजीर आजम बनकर सबको हैरान कर सकता है। पार्लिमानी कमेटी 3 दिन में निगरान वजीर आजम की तैनाती का फैसला न कर सकी तो मामला इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा। निगरान वजीर आजम कौन होगा? वजीर आजम और आज आखिरी दिन रह गया है। दोनों रहनुमाओं की आज दोपहर दूसरी बैठक होगी, जबकि इसाक डार, सादिक संजरानी, जलील अब्बास जलानी, हफीज शेख अभी तक फेवरेट हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत सी मुलाकातें हो रही हैं लेकिन अभी तक कोई नाम सामने नहीं आया। अपोजिशन लीडर की जानिब से एक नाम सामने लाया गया जो कि इस वक्त चेयरमैन सेनेट हैं, उनका नाम उनकी जानिब से दिया गया और फिर चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी अपोजिशन लीडर से कल मुलाकात करने भी गए थे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि इतनी राजदारी में रखा जाए अपोजिशन लीडर की जानिब से या उस वक्त के वजीर आजम की जानिब से निगरान वज़रा का या निगरान वजीर आला का नाम या निगरान वजीर आजम का नाम। लेकिन इस बार ये पहली दफ़ा हो रहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं, सिद्दीक साजिद हमारे साथ मौजूद होंगे, नुमाइंदा खुसूसी, उसके साथ साथ डायरेक्टर साउथ मोहम्मद आदिल हमारे साथ मौजूद होंगे। सिद्दीक साजिद, आपकी जानिब बढ़ेंगे। ये फरमाइएगा कि बहुत ही सगाए रास्त में रखा जा रहा है ये नाम, इसकी वजह क्या है ये बता दीजिएगा, और कौन सा नाम आज फेवरेट है, क्योंकि रोज की बुनियाद पर फेवरेट नाम तब्दील हो रहा है। जी, अब तो कोई भी फेवरेट नहीं है। अब तो ये हुमा किसी के सर पर भी बैठ सकता है और जो आज हुकूमती ज़राए की कुछ लैंग्वेज हमें नजर आ रही है उसके मुताबिक जो 2-3 नाम छुपे हुए हैं उसी में से कोई छुपा रुस्तम जो है वो भी बाहर आ सकता है। और इसी वजह से ये जो 4 नाम चल रहे हैं ये तो काफी दिनों से चल रहे हैं कि यही फेवरेट जा रहे हैं। इसके ऊपर भी कल जो गुफ्तगू हुई हुकूमती इत्तेहादी इजलास में उनके दरमियान भी बताया गया कि ये जो उम्मीदवार है, जिस तरह इसाक डार है, सादिक संजरानी है, जलील अब्बास जलानी, हफीज शेख, इनके नामों के ऊपर वहाँ पे भी बातचीत जो है वो होती रही। लेकिन ये जो इत्तेहादियों का इजलास था उसमें भी कोई इस चीज के ऊपर खुलकर नहीं बताया गया कि इनमें से इंतखाब जो है वो किसका जो है वो किया गया या कर लिया जाएगा। आज अपोजिशन लीडर और शहबाज शरीफ की जो मुलाकात है फैसला कुन मुलाकात होगी, क्योंकि इसके बाद अगर मामला ये हल नहीं कर पाते तो फिर अगला फोरम पार्लिमानी कमेटी का है। तो इस वजह से वज़ीर आज़म ने कल उम्मीद जाहिर की थी कि आज हम जो है वो किसी न किसी नतीजे पर जो है वो पहुंच जाएंगे और इम्कान जाहिर किया था कि नया जो निगरान वज़ीर आज़म है वो आज जो है वो सामने आ जाएगा। ताहम जो है वो अभी जो नाम लिए जा रहे हैं, जो मंजर आम पर नाम है, उन नामों के अलावा भी कहा जा रहा है कि 2-3 नाम ऐसे हैं कि वो जो है वो यकदम सामने आएंगे, जिसकी वजह से जो है वो जिसको हम कह रहे हैं कि डार्क हार्स है तो वो डार्क हार्स भी सामने जो है वो आ सकता है। तो ये मुशावरत का जो अमल है वो आज वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान वो दोपहर 3 बजे वज़ीर आज़म हाउस में होगा। और फिर साथ ही साथ जो शहबाज शरीफ खुद है उन्होंने भी फिर नवाज शरीफ के साथ भी इन नामों के ऊपर जो है वो डिस्कशन की है। आसफ जरदारी के साथ भी मौलाना फजल रहमान ने तो सीधा कहा जी जो नाम वज़ीर आज़म दे देंगे हमें उसके ऊपर बिल्कुल एतमाद है, हमारा कोई उम्मीदवार नहीं है। बराबर भुट्टो जरदारी ने ये कहा था कि जो आसफ जरदारी साहब के उम्मीदवार है हम तो उन्हीं के ऊपर जोर देंगे और वो वज़ीर आज़म को पता है। और आसफ जरदारी ने जलील अब्बास जलानी का नाम भी दे रखा था, जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर का भी। लेकिन अब शदीद ये है कि जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर जो हैं वो सिंध के निगरान वज़ीर आला के उम्मीदवार है। तो यहाँ पर अब जो है वो जलील अब्बास जलानी का नाम जो है पीपल्स पार्टी की जानिब से आया है। सादिक संजरानी का नाम आपको मालूम है कि खुद जो है वो अपोजिशन लीडर ने दिया है। सादिक संजरानी मौलाना फजल रहमान, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और खुद राजा रियाज से मिल चुके हैं। कल इसाक डार से भी उनकी मुलाकात हुई है। इसकी वजह से जो उनकी नकलो हरकत है
اس سے ہمیں بھی ایسا نظر آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ صادق سنجرانی جو ہے وہ نگران وزیر اعظم بن جائیں. لیکن اس کے باوجود بہت سے حلقے ایسے ہیں جو یہ بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی صادق سنجرانی تو کسی کے میسنجر کے طور پر رول پلے کر رہے ہیں, اصل جو ہے وہ امیدوار وہی ہوگا جس کے یہ میسنجر ٹھیک ہے. صدیق ساجد ساتھ ہی رہے گا. ڈائریکٹر نارتھ محمد عادل نے ہمیں جوائن کیا ہے. عادل, آج آخری بیٹھک ہے, کیا لگتا ہے کوئی اتفاق ہوتا نظر آئے گا آج؟ دیکھیں, یہ معاملہ جتنا آسان نظر آ رہا تھا کہ شاید کوئی فارمیلٹی ہوگی, پرائم منسٹر اور اپوزیشن لیڈر کی ملاقات کے بعد کوئی نام سامنے آ جائے گا, لیکن جو کل سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اس کے بعد جو نون لیگ کے خدشات ہیں وہ کچھ زیادہ بڑھ گئے ہیں. اور آلریڈی اس سے پہلے بھی نون لیگ کو سسٹم سے خدشات تھے کہ وہ چاہتے تھے کہ ایک ایسا پرائم منسٹر آئے جو حکومت ختم ہونے کے بعد جو ہے الیکشن تک جو ہے وہ باقی جو پریشر ہے اس کو برداشت کرے. تو کل جو آنے والا جو ستمبر تک ہے اس وقت تک جو ہے وہ پولیٹیکل فورسز کو جو ہے وہ کافی زیادہ خدشات ہیں سسٹم سے. تو اس وجہ سے جو نام ہے وہ بڑا سوچ سمجھ کر وہ جو ہے سلیکٹ کیا جائے گا, اور اس میں کبھی امکان یہی ہے کہ کوئی یہ جو نام چل رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی نام نہ ہو اور کوئی نام جو ہے وہ آ جائے. پرائم منسٹر کل اس چیز کا اظہار بھی کر چکے ہیں کہ اگر اپوزیشن لیڈر کے نام ساتھ جو ہے وہ کوئی نام طے نہ ہوا تو معاملہ پارلیمانی کمیٹی میں جائے گا اور اس کے بعد الیکشن کمیشن میں جائے گا. تو احتیاط جو پولیٹیکل فورسز خاص کر نون لیگ, چونکہ وہ سسٹم کی سب سے بڑی اسٹیک ہولڈر ہے, تو وہ چاہتی ہے کہ جو پولیٹیکل پروسیس ہے وہ کنٹینیو رہے, اس میں کوئی ہرڈلز نہ آئیں. اور جو یہ شنید تھی کہ جو نگران سیٹ اپ ہے اس کی مدت طویل ہو سکتی ہے, تو اس خدشات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ ایک ایسا نام سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں جو سارا پریشر برداشت کر کے پر وقت الیکشن کروا دے, اور یہی نون لیگ کا فوکس ہے. اور پرائم منسٹر یقینی طور پہ یعنی تمام جماعتیں یہ سوچ رہی ہیں کیونکہ نگران سیٹ اپ 90 دن کے اندر الیکشن نہیں ہونے جا رہے, یہ کیونکہ طویل ہوگا تو اپنا بندہ یا ایسا بندہ جو سب کو جس کا اتفاق رائے ہو وہ لانا چاہ رہے ہیں. بہت شکریہ ڈائریکٹر نارتھ محمد عادل اور نمائندہ خصوصی صدیق ساجد ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنی رائے سے آگاہ کر رہے تھے. ناظرین, وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ امید ہے نگراں وزیر اعلیٰ کا تقرر اتفاق رائے سے ہو جائے گا. سندھ حکومت کے 5 سال مشکل تھے. ماضی میں سندھ حکومت اور صوبائی اسمبلی کو چلنے نہیں دیا گیا. کبھی کہا گیا کہ وزیر اعلیٰ گرفتار ہونے والا ہے. پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو کا مشکور ہوں جنہوں نے یہ کہا کہ گرفتار ہونے یا جیل جانے کے بعد بھی یہی وزیر اعلیٰ رہے گا. انہوں نے کہا کہ سندھ نے وفاق کی مدد کے بغیر کرونا کی وبا کا مقابلہ کیا. وہ کراچی میں نیوز کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے. یہ نہایت ہی مشکل 5 سال میں کہوں گا, اس میں ثابت قدم رہے اور سندھ کے لوگوں کی خدمت کرنے میں پیش رہے. مشکل میں کیوں کہوں گا, ان 5 سالوں میں اگست 2018 میں ہم آئے تھے اور چند مہینوں میں ماحول ایسا بن گیا تھا کہ وفاقی حکومت جو اس وقت کی تھی اور یہ ہماری اپوزیشن, انہوں نے وہ سارے سٹیپس لینے شروع کیے جو کسی بھی طریقے سے ڈیموکریٹک نارمز سے باہر تھے. نگران وزیر اعلیٰ سندھ کی تقرر کے لیے مراد علی شاہ اور اپوزیشن لیڈر رانا انصار کی پہلی ملاقات بے نتیجہ ختم ہو گئی. ترجمان وزیر اعلیٰ سندھ کے مطابق ملاقات اچھے اور خوشگوار ماحول میں ہوئی. دونوں نے ایک دوسرے کو سندھ اسمبلی کی مدت پوری ہونے پر مبارکباد دی تھی, جبکہ دونوں رہنماؤں نے کل ایک اور ملاقات کرنے پر اتفاق کیا ہے. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں آفتاب مغیری. آفتاب, اس ملاقات کا احوال بتائیے گا. دیکھیں جی, کل جو ہے آئینی اسمبلی سندھ اسمبلی نے اپنی مدت پوری کی, جو کہ بڑی اہم کل کا دن تھا, مگر آج جو ہے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اور اپوزیشن لیڈر رانا انصار کے درمیان ملاقات طے ہو چکی تھی کہ آج وہ ملیں گے. آج انہوں نے ملاقات تو کی مگر ملاقات کا کوئی نتیجہ جو ہے ابھی تک سامنے نہیں آیا. صرف ایک دوسرے کو مبارکباد دی اور خاص طور پر جو ہے جمہوری پروسیس جو تھا اور خاص طور پر گزشتہ 5 سال جو اس صوبے پہ حکومت رہی اور اس پہ تھوڑی بہت بات ہوئی, مگر دوبارہ کل بھی ملاقات ہوگی, جو کہ کل کی ملاقات ہمارے ذرائع
जो वज़ीर आला हाउस के ज़राए हैं वो कह रहे हैं कल जो है बड़े अहम नाम जो है मुशावरत अपनी पार्टी से करेंगे, ख़ास तौर पर वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी और फरियाल टारपुर से जिन नाम पे उसने बैठ के बात की है, कल जो है अपोजिशन के सामने वो नाम भी रखेंगे। मगर अपोजिशन ने जो नाम दिए हैं वो भी कल जो है अपोजिशन लीडर जो है अपनी क़यादत यानी कि इत्तेहादी GDA और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो अरकान जो उनके साथ थे और ख़ास तौर पर MQM पाकिस्तान की तरफ से जो नाम है वो कल वज़ीर आला के सामने रखेंगे। कल जो है नामों का जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बाज़ाब्ता जो है ये ऐलान जो कह सकते हैं जो नामों का वो हो सकेगा और जो शॉर्ट लिस्ट के नाम है वो जो है पाकिस्तान और बिलखुसूस सूबा सिंध के लोगों को जो निगरान सेटअप का इंतज़ार है कि अगला इस सूबे का वज़ीर आला निगरान वज़ीर आला कौन होगा, उसका कल जो है तमाम के तमाम नाम सामने आ जाएंगे। कल तमाम के तमाम जो नाम है वो सामने आएंगे। बहुत शुक्रिया, आफ्ताब मोगरी हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन आगे बढ़ेंगे, आपको आगाह करेंगे। MQM रहनुमाओं फ़ारूक नसीम और मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि कराची लावारिस नहीं हुआ, हम इस शहर के वारिस हैं। मुत्तहिदा ने 70 लाख लोग मरदमशुमारी मुकम्मल होने के बाद शामिल कराए। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत पैसे लेकर भर्तियां कर रही थी, कराची में रिश्वत लेकर 50,000 लोगों को नौकरियां दी गईं, कोटे के बावजूद हमें मुलाजमतें नहीं दी जा रही। उन्होंने सरकारी ऑफिसर्स को वार्निंग दी कि गुलाम गलत काम ना करें, कोई आपको बचाने नहीं आएगा और हम आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। हमारा पानी चोरी करके हमें ही बेचा जा रहा है। रवि में जिस तरह से सूबाई हुकूमत पैसे लेकर करप्शन करके लोगों को भर्तियां कर रही थी, उसके ऊपर हाई कोर्ट ने हमारी कोशिशों से स्टे दे दिया है। आप इमेजिन करें कि चंद दिन रह गए हुकूमत के जाने में और 50,000 से ज़ायद लोगों को नौकरियां दी जा रही हैं। कैसे दी जा रही होंगी? महीनों का सारा प्रोसीजर होता है कि जिसमें आप टेस्ट लेते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं, फिगर आउट करते हैं कि आया कि ये है नहीं है काबिल। इसके बगैर ये तमाम कार्रवाइयाँ की जा रही थी। तो सिंध के 9 अजला के ट्रेजरी दफातर में पेंशन केसेस में फ्रॉड करके 40 करोड़ का गबन करने का मामला है। ये एंटी करप्शन की जारी तहकीकात में इंकशाफ हुआ है कि ट्रेजरी दफातर में मुख्तलिफ बाअसर और सरकारी अफसरान के प्राइवेट अफराद काम कर रहे हैं। सरकारी दफातर में प्राइवेट लोग जालसाजी में सहूलतकारी का किरदार अदा कर रहे हैं, जबकि डेप्यूटी डायरेक्टर एंटी करप्शन हेडक्वार्टर की सरबराही में कायम कमेटी ने अब तक 14 मुलजिमों के बयानात कलमबंद कर लिए हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे नजीब नाइट से। नजीब, ये मामला है कि आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिंध के 9 अजला के ट्रेजरी दफातर में पेंशन केसेस में फ्रॉड करके 40 करोड़ का गबन करने का जो मामला है उस पर एंटी करप्शन की जारी तहकीकात में इंकशाफ हुआ है कि ट्रेजरी दफातर में मुख्तलिफ बाअसर और सरकारी अफसरान के प्राइवेट लोग जो हैं वो काम करते हैं। सरकारी दफातर में प्राइवेट लोग जालसाजी में सहूलतकारी का किरदार अदा करते हैं। डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन हेडक्वार्टर की सरबराही में कायम कमेटी ने अब तक 14 मुजरिमों के बयानात जो हैं वो कलमबंद किए हैं। हुकाम ने तहरीरी बयान में बताया है कि हमारी IDs का गलत इस्तेमाल किया गया। ज़राए ने यह दावा किया है और ज़राए का ये भी कहना है कि ज़िला सांगड़ में करप्शन के इल्ज़ाम में सीनियर कंप्यूटर ऑपरेटर मोहसिन अली ने अपने बयान में ये बताया है कि मेरी ID का गलत इस्तेमाल किया गया और ID इस्तेमाल करने वाला प्राइवेट शख्स आबिद आराई जो 10 सालों से ट्रेजरी ऑफिस में काम भी करता है और काम भी करता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नजीब, हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर अब्दुल क़द्दूस बज़िंजो ने बलोचिस्तान असम्बली तहलील करने की एडवाइस पर दस्तखत कर दिए। एडवाइस आज मंजूरी के लिए गवर्नर बलोचिस्तान को भिजवा दी जाएगी। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर अब्दुल क़द्दूस बज़िंजो ने ट्वीट में हुकूमत के मुआशी चैलेंजेस के बावजूद सूबे के कोने कोने में तरक्की को यकीनी बनाया। सैलाब और हुक्मरानी की राह में हायल रुकावटों के बावजूद हिम्मत नहीं हारी। PSTP में हर हल्के को मुसावी नुमाइंदगी मिली। ये इकदाम इत्तेहाद और तरक्की के लिए अज़्म की अक्कासी करता है। उन्होंने कहा कि सेहत की देखभाल, तालीम की सहूलियात को यकीनी बनाने और सूबे में गुड गवर्नेंस लाने की हर मुमकिन कोशिश की। तारीखी रिकॉर्डिक सेटलमेंट से बैनुल-अक़वामी सरमाए के लिए राह हमवार हुई। सूबे में तिब्बी अमले की कॉन्ट्रैक्ट तकर्री, तरक्याती स्कीमों की डिजिटलाइजेशन का निज़ाम बनाया गया। इलेक्शन कमीशन के एक्शन पर खैबर पख्तूनख्वा की पूरी काबीना मुस्ताफ़ी हो गई। निगरान वज़ीर आला आज़म खान ने नई काबीना की तश्कील के लिए सिला
मशवरे शुरू कर दिए हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं कि वज़रा ने जानिबदारी के इल्ज़ामात पर इस्तीफे दिए। तफसील जानते हैं इस रिपोर्ट में। सियासी वाबस्तगी रखने वाले निगरान वज़रा के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के क्रैकडाउन। खैबर पख्तूनख्वा काबीना के तमाम 24 अरकान मुस्ताफ़ी हो गए। इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने काबीना अरकान से इस्तीफे तलब किए थे, जिसके बाद जुमेरात को 18 निगरान वज़रा ने इस्तीफे जमा करवा दिए। मुस्ताफ़ी होने वाले काबीना अरकान में मसूद शाह, अब्दुल अलीम कसूरिया, अरशद कैसर, मोहम्मद अली शाह, हिदायतुल्लाह, सलमा बेगम और रियाज अनवर शामिल थे। इनके अलावा पीर हारून शाह, शराज अकरम, मलिक महर इलाही, हामिद शाह और बख्त नवाज ने भी काबीना को खैराबाद कह दिया। हाजी गाफरान, ताज मोहम्मद, हिमायतुल्लाह, जफर महमूद और रहमतुल्लाह खट्टक भी निगरान काबीना से अलग हो गए। जुमेरात को जिन 6 काबीना अरकान ने मुस्ताफ़ी होने के लिए वक्त मांगा था, इन्होंने जुमे के रोज इस्तीफे जमा करवा दिए। मुस्ताफ़ी होने वाले निगरान वज़रा में मंजूर अफरीदी, फजल इलाही और दीगर शामिल है। निगरान वज़रा के इस्तीफों पर खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हाजी गुलाम अली का कहना है, वज़रा ने जानिबदारी के इल्ज़ामात पर इस्तीफे दिए। निगरान वज़रा के पास इख्तियारात नहीं थे, इसलिए इन्होंने मुस्ताफ़ी होना मुनासिब समझा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस अपील की पहली समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने एक सफ़े पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। हुक्मनामे के मुताबिक 5 अगस्त के ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर की गई। इलेक्शन कमीशन की शिकायत पर दरख्वास्त गुजार के खिलाफ ट्रायल हुआ। ट्रायल मुकम्मल होने पर दरख्वास्त गुजार को 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई गई। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए ऑफिस को हिदायत की कि ट्रायल कोर्ट का रिकॉर्ड तलब किया जाए। चेयरमैन पीटीआई की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर भी नोटिस जारी कर दिया गया। नैब ने साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के दौर में गंदम की खरीदारी में मुबैना करप्शन की तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। महकमा खुराक ने नैब को उस्मान बुज़दार के दौर के गंदम की खरीदारी का रिकॉर्ड फराहम कर दिया है। नैब ने मामले की तहकीकात भी शुरू कर दी हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे गौहर अली से। जी गौहर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। साबिक वज़ीर पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार के दौर में जो गंदम खरीदी गई थी और जो गंदम इंपोर्ट की गई थी और जो वीट प्रोक्योरमेंट पॉलिसी बनाई गई थी, उसकी तहकीकात के हवाले से तमाम दस्तावेजात और सबूत जो है वो नैब को फराहम कर दिए गए हैं। पंजाब काबीना ने उस्मान बुज़दार के दौरान के दौर में जो काबीना की मंजूरी हुई थी उसके हवाले से जो है अपनी सिफारिशात मुरतब की। और इसके अलावा जो महकमा खुराक है उसने भी अपनी जो सिफारिशात मुरतब की, वो सब कुछ जो है अब नैब के पास जा चुका है। नैब ने इस हवाले से तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। इसके हवाले से नैब ने खत भी लिखा था कि हमें सबूत फराहम किए जाएँ कि उस्मान बुज़दार के दौर में जो गंदम की खरीदारी की गई उसमें क्या गड़बड़ की गई, क्या उसमें जो है वो बेज़ाब्ती है, इस तमाम तफसीलात जो है चीफ सेक्रेटरी की इजाज़त के बाद जो है महकमा खुराक ने मुरतब की है। और इस हवाले से जब मेरी बात सेक्रेटरी खुराक पंजाब मोहम्मद जवान भट्टू से हुई तो उन्होंने इसकी तस्दीक की है कि नैब को तमाम जो है ज़रूरी दस्तावेजात जो हैं, कागजात जो है फराहम किए जा चुके हैं और नैब ने जो है बाकायदा तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। इसके अलावा नैब जो है ठीक है, तो तहकीकात का जो है वो आगाज़ कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया गौहर अली, हमारे साथ मौजूद थे। रिव्यू जजमेंट के फैसले से नवाज शरीफ को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ के वापस आने में कोई रुकावट नहीं। नवाज शरीफ की नाहली 5 साल पूरे होने पर खत्म हो जाएगी। निगरान वजीर आजम के लिए इत्तेहादियों ने मुझे इख्तियार दे दिया है। हमने सियासत खतरे में डालकर रियासत बचाई। 30 साल से एस्टेब्लिशमेंट की आंखों का तारा हूं। आपको आगाह कर रहे हैं, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू की है, जिस गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि रिव्यू जजमेंट के फैसले से नवाज शरीफ को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 30 साल से एस्टेब्लिशमेंट की आंखों का तारा हूं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने गुफ्तगू में मजीद कहा कि निगरान वजीर आजम का फैसला जल्द कर लिया जाएगा और ख़ास तौर पर जो कल एक फैसला आया था जजमेंट के हवाले से, एक एक्ट के हवाले से, रिव्यू जजमेंट, उसमें यह कहा जा रहा था कि इससे साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी के हवाले से रुकावटें हायल हो सकती हैं। कल भी नून लीग के सीनियर रहनुमाओं की जानिब से कहा गया था कि इसमें कोई रुकावट नहीं होगी और आज शहबाज शरीफ की जानिब से भी ये कहा गया है। इस हवाले से मज़ीद बात कर लेते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाम मुर्तज़ा, आगाह कीजिएगा, सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने, इस गुफ्तगू में उनका क्या कहना था? जी बिल्कुल, सीनियर सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा है कि उनका जो वक्त गुजरा है 16 माह अगर आप चेक कर लें तो हमने एक धेले की कोई करप्शन नहीं की है, ना ही कोई हमारा
کیس سامنے آیا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نے خدمت کی سیاست کی ہے اور جس طرح کی صورتحال کا ہمیں سامنا تھا وہ تمام صورتحال جو ہے اس سے قوم واقف ہے۔ انہوں نے مختلف سوالات کے جواب بھی دیے، جن میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو ریویو ججمنٹ ہے اس کے فیصلے سے میاں نواز شریف کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ انہوں نے اس بات کا اس طرح سے جواب دیا کہ میاں نواز شریف واپس آئیں گے اور وہ پارٹی کی قیادت کریں گے، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میاں نواز شریف جو ہے وہ ایک قانون پاس ہو چکا ہے کہ جو 25 سال یا عمر بھر کی جو سزا تھی کسی بھی اس طرح کے کیس میں، نااہلی کے کیس میں 62(1)(f) اور 62 کے ساتھ دیگر جو شکے ہیں اس آرٹیکل کی، اس کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ یہ 5 سال کے ساتھ ریپلیس ہو گیا ہے اور نااہلی 5 سال کی 27 جولائی 2023 کو میاں نواز شریف کی ختم ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نگران وزیر اعظم کے لیے اتحادیوں سے میں نے مشاورت کی ہے، اسلام آباد کی اندر ہم نے جو سیاست کی ہے ہم نے اپنی سیاست خطرے میں ڈالی ہے اور ریاست بچائی ہے۔ انہوں نے بڑے خوشگوار لہجے میں کہا کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات کو فخر سمجھتا ہوں، میرے لیے یہ قابل فخر ہے، اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں کب اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کا تارا جو تھا وہ نہیں تھا، میں تو ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کا تارا رہا ہوں۔ انہوں نے پریزیڈنٹ شی کے دورہ کے منسوخی کے حوالے سے 2014 کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ اس رات میاں شہباز شریف نے کہا کہ میں نے خود اپنے بڑے بھائی کو میاں نواز شریف کو بتایا تھا کہ ہمیں بتایا گیا ہے چین کی جانب سے کہ دورہ منسوخ ہو گیا ہے، تو فوری طور پہ میاں نواز شریف نے کہا کہ آپ اس وقت کے جنرل چیف آف آرمی صاحب جنرل راحیل شریف کے پاس جائیں، ان سے بات کریں اور ان کو کہیں کہ اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ بن رہی ہے۔ اس کے بعد ان سب نے مل کے ملاقات کی اور پھر یہ طے ہوا کہ اگر یہ دھرنا ختم نہیں کرتے ہیں تو پھر یہ ہر حال میں ہمیں جو وزٹ ہے، ہائی وزٹ تھا پریزیڈنٹ شی کا، تو اسے منسوخ کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کو پھر منسوخ کرنا پڑا، تو انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کا مستقل فیصلہ ہے کہ اگر اکثریت ملی تو وہ میاں نواز شریف بھی وزیر اعظم ہوگے۔ ان سے خاصے دلچسپ سوالات بھی ہوئے، ان سے کافی دلچسپ سوالات بھی ان سے کیے گئے۔ ریویو ججمنٹ کے فیصلے سے نواز شریف کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ بھی کہا۔ بہت شکریہ آپ کا غلام مرتضیٰ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔